अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर नावल राज़े हयात के साथ, जिसके राइटर हैं महक खानम, और ये इसकी 12वीं एपिसोड है। परी, आपने नाश्ता कर लिया? ज़ारून के कमरे में दाखिल होते ही नजरें परीशा पर जा ठहरी, जो अस्मा खानम की भेजी गई अशिया, जोड़ा, ज्वेलरी, जूते और दिगर जरूरी सामान गौर से देख रही थी। शामिर के निकाह के साथ ही ज़ारून के वलीमे की खबर भी आम हो चुकी थी और ज़ारून को उसमें किसी किस्म का एतराज न था। परीशा की तबीयत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही थी और यही उसके लिए सबसे अहम था। जी, कर लिया। परीशा ने धीरे से सर उठाकर ज़ारून की तरफ देखा, जो अब उसके करीब बैठते हुए सामान समेटने लगा था। मेरे बगैर ही कर लिया? वो खफगी से बोला। तो परीशा एकदम सटपटा गई। सॉरी, आइंदा नहीं होगा। आपके बगैर कभी नहीं करूंगी। उसकी जल्दबाजी पर ज़ारून बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, फिर नरमी से उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुझे मिस किया आपने? वो उसके हाथ की पुश्त पर नरमी से उंगलियां फेरते हुए पूछ रहा था। परीशा हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिला गई। कितना? थोड़ा सा। ज़ारून ने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। थोड़ा सा? ज्यादा क्यों नहीं? पता नहीं, जितना याद आए उतना बता दिया। ज़ारून उसके मासूम अंदाज पर हार मान कर रह गया। और मैं तुम्हें कब याद आया थोड़ा सा? लफ्जों पर जोर देते हुए वो बोला। तो परीशा ने मासूमियत से कहा, वो तो याद नहीं। ज़ारून ने एक लंबी सांस भरी। कभी कभी ये लड़की उसे बेहद उलझा देती थी। खैर छोड़ो ये सब बातें, मुझे कुछ पूछना है। वादा करो सच कहोगी? जी। परीशा संजीदा हो गई। तुम्हारे चाचा तुम्हारे साथ कैसे थे? सवाल सुनते ही परीशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें उखड़ने लगी, पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, आंखों में नमी उतर आई। ज़ारून फौरन उसके चेहरे से पसीना साफ करने लगा। परी, मुझसे कुछ मत छुपाना। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे हर मुजरिम को सजा दिलवाऊंगा। बस मुझे अपना हमरा बना लो। जा एक हिचकी के साथ उसके लबों से ज़ारून का नाम निकला। हाँ जान बोले, मैं सुन रहा हूँ। ज़ारून ने उसे अपने हिसार में ले लिया, उसका कांपता वजूद अपनी बाहों में समेट कर उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। मेरे चाचा अच्छे नहीं थे। और फिर जैसे बरसों की रोकी हुई बारिश बरस पड़ी, वो सिसक कर रो दी। उन्होंने मुझे उन हैवानों के हवाले कर दिया। मैंने उनसे मिन्नतें की, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। ज़ारून के लिए ये लम्हा कयामत से कम न था। वो उसे खुद से लगाकर उसकी सिसकियों, उसकी कहानी और उसकी टूटी हुई आवाज़ को जज़्ब कर रहा था। वो चाहता था कि ये सब कुछ परीशा के दिल से बह जाए और वो हल्की हो जाए, और ऐसा ही हुआ। कुछ लम्हों बाद जब आंखें थक गई, दिल का बोझ उतर गया, वो खामोश हो गई। दारून ने सर झुकाकर उसे देखा। वो अब भी उसके सीने से लगी, गोद में हाथ रखे खामोश मगर पुरसुकून। परी। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने परीशा को पुकारा। जी। अब की बार उसकी आवाज में एक ठहरा हुआ सुकून था। तुम्हारे मुजरिम इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। परीशा ने चौंक कर सर उठाया, बेयकीनी से ज़ारून की आंखों में देखा, जहां नींद और ज़ब्त की सुर्खी एक साथ तैर रही थी। सच? बिल्कुल। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटा बाकी नहीं रहा। तुम्हारा जार सब चुन चुका है। परीशा के चेहरे पर सुकून फैलने लगा, मगर फिर एक अंदेशा आंखों में तैरने लगा। अब जब मैं ठीक हो गई हूँ, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? दारून की आंखें चंद लम्हों के लिए थमी हुई। उसने कोई जवाब न दिया, सिर्फ सवाल लौटा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ सकता हूँ? परीशा खामोश रही। ज़ारून ने उसका चेहरा नरमी से अपने हाथों में थाम लिया। तुम्हें पता है अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अन-नूर आयत नंबर 26 में क्या फरमाता है? उसका लहजा पुरसुकून मगर गहरा था। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये सुनते ही परीशा का दिल जैसे लरज उठा, रूह तक झरझरी से दौड़ गई, आंखें नम, वजूद साकित। ज़ारून ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जार नापाक है? परीशा ने फौरन नफी में सर हिला दिया। आंखों से आंसू रवा हो गए, लेकिन इस बार वो आंसू बोझ के नहीं, यकीन के थे। ज़ारून ने नरमी से उसका माथा चूम लिया। तो फिर मेरी परी भी पाकीज़ा है। तुम मेरे लिए अल्लाह की एक खास नेमत हो। वो मुस्कुरा दी। दिल का बोझ, बरसों की खामोशी, सब तहलील हो चुका था। शुक्रिया। वो चौंकी। किस लिए? वो सर झुकाकर मुस्कुराया। मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए। वो रोते रोते खिलखिलाकर हंस दी। कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है?
अच्छा अब रोना बंद करो, उठो और ये सामान समेटो, मुझे नींद आ रही है। ज़ारून की शोखी पर वो मुस्कुराती हुई सर हिलाते अपनी चीजें समेटने लगी। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। ज़ारून जो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा था एकदम सर पर हाथ मारते हुए वापस मुड़ा। परीक्षा ने रुकर सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। बाबा जान ने हमारा वलीमा भी अनाउंस कर दिया है। परसों शाह लाला के निकाह के साथ हमारा वलीमा भी है। वो गहरी मुस्कुराती नजरों से उसे देखकर बोला तो वो जीभ सी गई। ये मोरे ने जो सामान भिजवाया है, देख लो। अगर कुछ कमी लगी या कुछ पसंद ना आए तो मुझे बताना, हम फिर शॉपिंग पर चलेंगे। मुस्कुराता हुआ परीक्षा को बेहद प्यारा लगा था। जी ठीक है। शर्मीली सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो वापस अपने काम में मसरूफ हो गई। तो वो भी बालों में हाथ फेरते ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। परीक्षा की जिंदगी में अंधेरे का आगाज उस दिन हुआ जब महज 16 साल की उम्र में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वो माँ बाप की इकलौती औलाद थी और एक मतवस्त तबके से ताल्लुक रखती थी। वालिद की मौत के बाद रिश्तेदारों के इसरार पर चाचा हबीब ने उसे और उसकी बीमार माँ नरमा को अपने घर में सहारा दे दिया। चाचा के अपने दो बेटे थे। बड़ा बेटा सऊद जो बैरून मुल्क मुकीम था, जबकि छोटा बेटा अशरफ जो परीक्षा से 4 साल बड़ा था। तालीम तर्क करके गलियों का आवारा लड़का बन चुका था। माँ शबाना की अंधी मोहब्बत ने अशरफ को मुकम्मल बिगाड़ दिया था। परीक्षा की माँ हेपेटाइटिस की मरीजा थी और मुनासिब इलाज न मिलने के सबब वो जल्द ही चल बसी। माँ की मौत के साथ ही परीक्षा की दुनिया से तहफ़्फ़ुज़ का आखिरी पर्दा भी हट गया। अब वो मुकम्मल तौर पर चाचा और चाची के रहम व करम पर थी। अशरफ की नज़रें उस पर पहले दिन से ही ठीक न थी और माँ के गुजर जाने के बाद उसने मौका मिलते ही उसे ज़हनी अज़ियत देना शुरू कर दी। चाचा और चाची ने परीक्षा की वो दुकान जो उसके बाप ने उसके नाम की थी अशरफ को देने के लिए उसका रिश्ता उससे तय कर दिया। उसकी हर फरियाद को चाची ने धमकियों और तानों में दबा दिया। जिंदगी दिन ब दिन एक बंद गली में दाखिल होती जा रही थी। यहाँ तक कि एक शाम चाचा हबीब जुए में 10 लाख रुपए हार आया। उसकी हालत गैर थी। कुछ ही देर बाद घर के दरवाजे पर दहाड़ते कदमों की चाप और चीखों पुकार गूंजने लगी। कर्जखाहों का गिरोह दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। वो सबके सब खूंखार सफाक चेहरों वाले लोग थे जिनकी नजरों में रहम का कोई अक्स न था। हबीब ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी भतीजे परिशे का सौदा कर डाला। उस इंसान नुमा दरिंदे अबीद की नजर पहले ही उस हसीन मासूम लड़की पर थी जिसकी नीली आंखें खौफ में सहम जाती थी और अब उसे अपनी हवस पूरी करने का मौका हाथ आया था। परीक्षा ने रहम की भीख मांगी। चाची ने बज़ाहिर मज़ाहमत की। अशरफ ने वक्ती तौर पर गैरत दिखाई, मगर आखिरकार सब खामोश हो गए सिवाय उसके जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अबीद उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। वो 2 महीने तक उसके जुल्म का शिकार बनी रही, न सिर्फ उस दरिंदे के हाथों बल्कि उसके कई साथियों के हाथों। वो इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी गई जहाँ उसे एक सियासतदान के लिए जिस्म फरोशी के कारोबार में झोंक दिया गया। वो एक कैद खाने में बंद अपनी सांसों को कोस रही थी। एक रात जब सब नशे में धुत थे वो काल कोठरी से निकलकर भाग गई, मगर वो फरार जिंदगी के लिए ना था बल्कि मौत को गले लगाने के लिए था। लेकिन किस्मत से वो ज़ारून की गाड़ी से जा टकराई और तब उसकी कहानी ने नई करवट ली। ज़ारून ने उसे सहारा दिया, शिफा दी, एतबार दिया। उसने कभी सवाल न किया, कभी माजी का ताना न दिया। वो रातों को डर कर जागती, चीखती, कपकपाती तो ज़ारून उसके पास होता। उसे दुनिया के हर मर्द से डर लगता, लेकिन ज़ारून ने आहिस्ता आहिस्ता उसे यह एहसास दिलाया कि हर मर्द दरिंदा नहीं होता। माहिर डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, काउंसलिंग के सेशंस कराए और अपनी खामोश मोहब्बत से उसके हर जख्म को भर दिया। परीक्षा जो कभी आईने में अपनी आंखों के आंसू तक से शर्मिंदा होती थी, आज शीशे के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में ब्रश था जो वो अपने सामने खड़े वजी मर्द के भीगे बालों में फेर रही थी। आंखों और दिल में सुकून था। उसने देखा वो शख्स जिसकी रूह में रोशनी थी, जिसका वजूद दर्द का मरहम था, मुस्कुरा रहा था क्योंकि अब उसके गिर्द जमी धूल चढ़ चुकी थी। जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी थी। परी गुल तेज कदमों से अपने कैबिन की तरफ बढ़ रही थी। नाइट शिफ्ट खत्म होने को थी और कॉरिडोर उस वक्त हिस्ब मामूल कदरे सुनसान था। ज्यादातर अमला स्टाफ रूम में होता या नई शिफ्ट संभालने वाले डॉक्टरों से ब्रीफिंग ले रहा होता। वो अभी लिफ्ट के करीब पहुंची ही थी कि किसी ने पीछे से पुकारा, डॉक्टर। वो ठटक कर मुड़ी और सामने खड़े शख्स को देखते ही लब भींच लिए। बालाज दुर्राब खानजादा, वही शख्स जिससे वो कुछ दिन पहले अपनी हवेली में बारान के साथ बहस करते देख चुकी थी। ज़ारा का साबका मंगेतर।
बालाज हनूज लापरवाही से च्युइंगम चबा रहा था और मुस्कुरा रहा था जैसे सब कुछ मामूल का हो। जख्मी बाजू पर पट्टी बंधी थी जो आधी आस्तीन की शर्ट से झांक रही थी। जी, क्यों रोका है मुझे? परिगुल ने सख्त लहजे में पूछा, बाजू सीने पर बांधते हुए। डॉक्टर साहिबा, बड़े गुस्से में लग रही हैं। सब खैर तो है? बालाज ने शोखी से कहा, जैसे पुरानी जान पहचानो। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? उसका अंदाज सर्द और सख्त था। अरे भाई, आपके पेशेंट हैं हम, कुछ तो ख्याल करें हमारा। वो बैंडेज की तरफ इशारा करता हुआ बोला। परिगुल ने पलकें झपकाई जैसे जब्त को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। देखिए मिस्टर, जिसने ये बैंडेज की है बेहतर है आप उसी से जाके कहें कि वो आपका ख्याल रखे। ये मेरा काम नहीं है। वो तीखे लहजे में बोली। वैसे नाम है मेरा बालाज, बालाज दुर्राब खानजादा। देखें, देख रहा हूँ। बालाज ने बीच में ही काट दी। वो लापरवाह लग रहा था मगर आंखों की चमक बता रही थी कि वो कुछ और भी जानता है। परिकुल का गुस्सा और बढ़ गया। ऐसे मर्द जो हर खातून से फ्री होने की कोशिश करें उसे सख्त नापसंद थे और बालाज उसे बिल्कुल उसी तरह का लगा। अपनी हद में रहे, वो दांत पीस कर बोली। हद? वो क्या होती है? बालाज ने शौकी से अब्रू उठाए। परिकुल का पारा चढ़ गया। गो टू हेल, वो गुस्से से बोली और अपने कैबिन में दाखिल हो गई। पीछे से बालात के कह कहे की आवाज गूंजी जिस पर उसने दरवाजा जोर से बंद किया और बैग सोफे पर फेंका। लोफर कहीं का, वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाई। ए फाका ज्यादा छिपकली, कितना खाती हो तुम? अरमान ड्राइंग रूम से गुजरते हुए चौंका जब उसकी निगाह लाउंज में बैठी अनारा पर पड़ी जो बड़े इत्मीनान से नूडल्स खाने में मगन थी। उसे एकदम शरारत सी सूझी। ए गेंडे, मेरे खाने पर नजर न लगाओ। जवाब में अनारा बहराम खान ने पलक झपकाए बगैर कहा। मजाल है जो जरा भी घबराती हो। तुम कितनी बदतमीज हो, बात करने की तमीज नहीं है? अरमान ने दांत पीसते हुए सख्त लहजे में कहा जैसे उसे उसकी जुर्रत पर यकीन ना हो। हाँ नहीं है, जाओ जो करना है कर लो। वो हाथ को हवा में झुलाते हुए बेनियाज अंदाज में बोली। उसके अंदाज ने अरमान को मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। वो मुंह बिसोड़ते हुए वहीं पास वाले सोफे पर आकर बैठ गया। क्योंकि उसके पेपर्स खत्म हो चुके थे आजकल वो फारिग हुई थी। ए छिपकली, तुम मेरे नूडल्स खा रही हो? अचानक उसकी नजर अनारा के हाथ में मौजूद उसके पसंदीदा कोरियन नूडल्स पर पड़ी तो वो सोफे पर ही उछल पड़ा। अरमान, क्या बदतमीजी है? कैसे बात करते हैं किसी मेहमान से? अस्मा खानम, जो किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार करवा रही थी, आवाज सुनकर बाहर आई और फौरन अरमान को डांटा। ताई जान, ये मेरे फेवरेट नूडल्स हैं। मैंने कोरिया से मंगवाए हैं, यहाँ मिलते भी नहीं और आप इस चूहिया को मेरे नूडल्स खिला रही हैं, जबकि उम्र तो इसकी दूध पीने की है। वो रूनी सूरत बनाकर अस्मा खानम के पास आते हुए बोला। जवाबन उन्होंने एक चपत उसके सर पर जमा दी। हाँ, तो क्या तुम्हारी उम्र है ये सब खाने की? इतने बड़े होकर भी बच्चों जैसी आदतें नहीं गई। अनारा बच्चा, तुम सुकून से खाओ और अगर कुछ और चाहिए तो हमसे कह देना। अस्मा खानम ने अरमान की क्लास लेते हुए मोहब्बत से अनारा को मुखातिब किया तो अनारा ने अच्छे बच्चों की तरह फौरन सर हिला दिया। बड़ी अम्मा? अरमान पैर पटकता हुआ अपने कमरे से निकलती जूबिया खानम की तरफ बढ़ा। क्या हुआ हमारे बेटे को? जुबिया खानम ने शफकत से उसके बालों में हाथ फेरा। उनकी आवाज में हल्की सी नकाहत थी। रात से तबीयत जरा खराब थी। हेलो ब्लू आईज आंटी। अनारा ने सोफे पर बैठे बैठे गर्दन घुमाकर मुस्कुराते हुए जुबिया खानम को हाथ हिलाया तो वो भी मुस्कुराकर उसके पास आ गई। अरमान, जो अभी अपना दुखड़ा सुनाने के लिए मुंह खोलने वाला था, वहीं रुक गया। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, वह आ भरते हुए बड़बड़ा। क्यों, किसने लूट ली? अनारा ने लापरवाही से नूडल्स खाते हुए पूछा जैसे वाकई तजस्सुस हो। अरमान, जो गुस्से से नाक की नथनों को फुलाए मर्दान खाने की तरफ जा रहा था, उसकी बात सुनकर ठटक कर रुक गया। हैरत से आंखें फाड़कर अनारा को देखा, फिर अपनी बड़ी माँ ताई जान को जो मुंह पर दुपट्टा रख के दबी दबी हंसी हंस रही थी। उसका बस नहीं चला कि वो छोटी चुईया की गर्दन मरोड़ दे। शर्ट का कॉलर खड़ा किया, उंगली उठाकर अनारा को चैलेंजिंग अंदाज में धमकाया और मर्दाना खाने में चलता बना। अनारा ने उसकी हरकत को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए महज सर झटका। नूडल्स, जो दरअसल अरमान के थे, पर हाथ साफ करने में मसरूफ हो गई। खान जी, आप मुझे लेने कैसे आ गए? जरमीन गुल जैसे ही कॉलेज के गेट से बाहर निकली, वो सामने खड़े मूसा खान को देखकर चौंकी नहीं, खुश हुई। एक अजीब सा सरूर उसकी आंखों में उभरा। वो पूरे जाहो जलाल के साथ अपने मखसूस संजीदगी
और रिवायती वजाहत समेत सफेद लैंड क्रूजर के साथ खड़ा था। बस ऐसे ही, मूसा ने मुख्तसर जवाब दिया और जर्मीनी के लिए गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोला, जैसे कोई शहजादा अपनी शहजादी के लिए दर खोले। जर्मीनी खामोशी से मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई, जबकि वो अपनी तरफ आकर संजीदगी से दरवाजा बंद करता हुआ बैठ गया। अच्छा, जर्मीनी ने आहिस्तेगी से सर हिलाया और जो नजरों से उसे देखा वो भूरे रंग की सादा शलवार कमीज में, कंधे पर काली किनारी वाली शॉल डाले, सब्ज आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेस लगाए, कुछ ज्यादा ही दिलकश लग रहा था। उसके चेहरे की असली संजीदगी और घनी दाढ़ी के साथ वो तासुर ऐसा तासुर था जो जर्मीनी के दिल को हमेशा अपनी गिरफ्त में ले लेता। क्या हुआ जर बच्चे? मूसा ने एक लम्हे को नजरें सड़क से हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां वो बार बार उसे तकती जा रही थी। कुछ नहीं खान जी। जर्मीनी झिप गई, अपनी नजर और बेखुदी पर शर्मिंदा सी हुई। लहजा फौरन बदलकर बात घुमाने लगी। आप बताएं, अब अगली ट्रिप पर कब और कहाँ जाएंगे? मूसा ने लबों पर आती हल्की सी मुस्कुराहट को बमुश्किल रोकते हुए नजरें दोबारा सामने जमा दी। अभी कुछ तय नहीं, वो नर्म लेकिन कतियत भरे लहजे में बोला। बेफिक्र रहो, जब भी जाऊंगा तुम्हारी दी हुई लिस्ट में से हर चीज जरूर लेकर आऊंगा। जरमीने ने नरमी से सर हिलाया, उसके दिल को अजीब सा करार सा मिला था। मोहब्बत छिपी हो तो भी महसूस जरूर होती है, और यही मूसा खान का कमाल था। बाकी रास्ता खामोशी से कट गया। जरमीने के बार बार उठती नजरों को वो महसूस करता रहा, मगर तासुर में किसी किस्म की तब्दीली ना आने दी। उसके चेहरे पर वही संजीदा वकार, वही जब्त, वही खामोशी। वो लड़की समझती थी कि मोहब्बत करने वाली सिर्फ वो है, मगर हकीकत ये थी कि मूसा खान उससे मोहब्बत नहीं करता था, वो उस पर इश्क करता था। मगर उसने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, ना आंखों से ना अल्फाज से, क्योंकि वो चाहता था जब अपनी मोहब्बत का एतराफ करे तो वो रिश्ता सिर्फ महरम के तौर पर हो। वो चाहता था कि जब वो जरमीने गुल को अपना कहे तो दुनिया गवाह हो और अल्लाह की रजा शामिल हो। तूने मेरे मेजर पर गोली चलाई? मेरे मेजर पर? कमरे की फिजा में एक बार फिर वही अल्फाज गूंज रहे थे, जैसे दीवार में जज्ब होकर लौट आए हों। सब लोग एक एक करके जा चुके थे, अब वो तन्हा था, बिल्कुल तन्हा, मगर जहन में आवाजों का शोर था, सवालों का तूफान था। वो उलझ गया था, सिर्फ लफ्ज मेरे मेजर पर, मेरे। आखिर वो कौन थी जो हर बार जान पर खेलकर उसे बचा लेती थी? हर बार वो आंखें चुरा लेता, दिल को समझा लेता, मगर अब की बार बात इतनी मामूली नहीं थी। ये वाकया, वो गोली, इस बार ये सब नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा। क्यों? आखिर क्यों? एक गैंगस्टर मेरे लिए तन्हा दुश्मनों के सामने आ खड़ी हुई। वो मुसलसल खुद से सवाल करता रहा, और फिर वो खुशबू, वही मानूस खुशबू, कहीं ना कहीं किसी और लम्हे में उसे वो महक पहले भी खो चुकी थी, बस याद ना आ रहा था कि कहाँ। वो नहीं सोचो कि बोझ तले दबा बैठा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने झांक कर सर उठाया, आंखों में उलझन अभी भी तैर रही थी। आ जाइए। आवाज धीमी मगर शाइस्ता थी। दरवाजा खुला, और जो मंजर उसके सामने आया उसने तमाम सवालों, तमाम सोचों पर पर्दा डाल दिया। एक नर्म मुस्कुराहट ने उसके होठों को छू लिया, चेहरे की सख्ती, आंखों की सुर्खी, सब जैसे पल में पिघल गया। वो जो आई थी उसका रंग जामुनी था, उसके हाथ में खूबसूरत से लैवेंडर थे, मगर उसकी आंखें सुरमई, और उन आंखों में एक बेसाख्ता उलझन थी। जब उसने महसूस किया कि शामिर की नजरें मुसलसल उसे तक रही हैं। तबीयत कैसी है आपकी? हरम की नर्म आवाज ने जैसे उसे हकीकत में वापस खींचा। शामिर ने एक झटके में नजर चुराई, उसे अपना यूं देखना अजीब लगा, कुछ शर्मिंदगी सी भी महसूस हुई। मैं ठीक हूँ, आप तशरीफ रखें। उसने सोफे की तरफ इशारा किया, और वो आहिस्ता से वहां बैठ गई। दिल में कुछ धड़कने लगा, नरमी से, खामोशी से। हरम को शामिर का यूं नजरें झुका लेना पसंद आया। आखिर हया की असल पहचान तो मर्द की आंख ही होती है। कमरे में खामोशी छा गई। हरम आई तो सिर्फ उसे देखनी थी, मगर अब अल्फाज जैसे साथ छोड़ चुके थे। उधर शामिर भी उलझा हुआ था, ना समझ पा रहा था कि उस खामोशी को तोड़े तो कैसे। हरम ने एक लम्हे को नजर उठाकर देखा, सामने वो ऑलिव ग्रीन शर्ट और नेवी ट्राउजर में मलबूस मर्द बैठा था, जिसकी आंखों में जब्त की सुर्खी थी और कुछ न कहे जाने वाले जज्बे। दोनों ही बोलना चाहते थे, मगर शायद खामोशी ज्यादा कह रही थी। और फिर वो उठी और 2 कदम बैठ के नजदीक आई। मैं आपके लिए लाई हूँ। हरम ने अपने हाथों में मौजूद लैवेंडर शामिर की जानिब बढ़ाए। इससे पहले कि वो उन्हें थामता, अचानक बाहर से आवाजें आने लगी। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, और बैक वक्त उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। और वो फूल, महकते हुए जामुनी फूल,
वही बेड के किनारे पड़े रह गए, किसी अधूरी याद की तरह, या शायद मुरझाने के लिए। सायरा, सायरा, बारान की आवाज में ऐसी सख्ती और गूंज थी कि लाउंज में बैठी खवातीन के दिल दहल गए। उसकी दहाड़ ने जैसे हवेली की फिजा को छेड़ डाला। लम्हों में हर कमरे के दरवाजे खुले, सब हैरत व परेशानी के आलम में बाहर निकल आए। शामी ने ऊपर की मंजिल से रेलिंग के पार झांका। नीचे बारान के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी वाज़ेह थी, और उसी चेहरे की कशिश से सबकी नजरें उस पर मरकूज थी। क्या हुआ बारान? अस्मा खानम तेज कदमों से उसके करीब आई, चेहरे पर तशवीश गहरी थी। मौर्य प्लीज। बारान ने आहिस्तगी से नौफी में सर हिलाते हुए उन्हें इल्तिजाई नजरों से देखा, जैसे उनकी मुदाखलत को इज्जत से रोक रहा हो। उसी पल सायरा और हुब्बा खानम नमूदार हुई। सायरा को अपनी तरफ आते देखकर बारान ने जारा का हाथ आहिस्तगी से छोड़ा और चंद कदम आगे बढ़ा। सायरा की नजरें बदस्तूर उसके चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे अब भी वो उसने खुदा दाद से मरऊब हो। तुमने जारा के बाल काटे हैं? बारान की आवाज में सर्द मलाल और दबी हुई शिद्दत थी। ऐसा सकूत था कि हर लफ्ज कमरे की दीवारों से टकरा कर लौट रहा था। सायरा का चेहरा यकायक सफेद पड़ गया। उसने एक नजर अपनी माँ की जानिब डाली, जो खुद भी परेशान खड़ी थी। लाउंज की फिजा बोझल हो चुकी थी। जारा, जो अब भी सर झुकाए खड़ी थी। बारान बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? हुब्बा खानम बेटी के दफा में सामने आई, मगर बारान ने सख्त लहजे में कहा, चाची जान, मेहरबानी फरमाकर पीछे हो जाइए। मैं किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता। ये पहला मर्तबा था कि बहरान की आवाज में बड़ों के लिए ऐसी सर्द महरी थी, मगर फिर भी हद अदब में थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ सायरा। बहरान का तहम्मुल अब कच्चे धागे पर था। वो वो मैंने वो सायरा की जुबान लड़खड़ाई, चेहरे पर शर्मिंदगी थी, लेकिन गुरूर ने उसे सच कबूल करने से रोके रखा। वो क्या? सीधा जवाब दो। बहरान की अगली दहाड़ इतनी शदीद थी कि अनारा ने जूबिया खानम के पीछे छिपने में ही आफियत जानी। हाँ, मैंने काटे हैं। और तुम उस वनी में आई 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझ पर बरस रहे हो? सायरा की आवाज बुलंद हुई तो हवेली के माहौल पर जैसे जहर बिखर गया। बारान ने एक लम्हा आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर सर मोड़कर जारा को देखा, जो अब भी लरजती हिचकियों में गुम थी। एक पल को वो कुछ कहे बगैर रहा, मगर अगले लम्हे थप्पड़। बारान का हाथ बिजली की मानींद घुमा और सायरा के गाल पर ऐसी जर्ब लगा कि वो लड़खड़ाते हुए सोफे पर जा गिरी। लाउंज में ऐसा सकूत छाया, जैसे वक्त थम गया हो। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि बारान बारान हैदर खान ने हाथ उठाए। शामिर बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़ा। अगर देर करता तो शायद दूसरा थप्पड़ भी पड़ चुका होता। बारान, होश करो। शामिर की सख्त आवाज ने कमरे की जमी हुई फिजा को रवां किया। हुब्बा खानम तेजी से अपनी बेटी के पास पहुंची, जो गाल पर हाथ रखे रो रही थी, मगर बारान का चेहरा अब भी गुस्से से सुर्ख था, आंखों में आग थी, जैसे वो अभी भी बहुत कुछ करना चाहता। उन सब के बीच अगर कोई था जो इस सारी हंगामा खेजी को सुकून और मुकम्मल इत्मीनान के साथ देख रहा था, तो वो हरम थी। दीवार से टेक लगाए वो पूरे मंजर को इस तरह मुलाहिजा कर रही थी, जैसे बरसों पुरानी किसी उलझन का कड़ा हिसाब बराबर करते हुए देख रही हो। सायरा का चेहरा, जो भी कुछ लम्हे कबल गुरूर का मस्कन था, अब बारान के थप्पड़ के बाद शिकस्ता खाके में बदल चुका था। हरम के लबों पर एक मद्दिम सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे उसने फौरन ही जब्त करते हुए होठों को दांतों तले दबा लिया। वो जानती थी सायरा ने कब से हर एक को नफ्सियाती अजियत का निशाना बना रखा है, मगर कोई भी उसके गुरूर को तोड़ने की जुर्रत न कर सका। आज पहली बार उसके गुरूर का ताज जमीन पर गिरा था। अगर बारान खुद ये काम न करता तो वो जरूर करती, और शायद उससे ज्यादा बेरहमी से। बारान, ये क्या हरकत है? क्या यूं घर की बेटी पर हाथ उठाया जाता है? अस्मा खानम की नाराजगी उनके लहजे में ढल गई थी। वो बारान की सख्ती को हजम न कर सकी। आखिर सायरा जैसी भी थी, उनकी हवेली की ही बेटी थी। बारान ने उनके एतराज पर एक लम्हा को सायरा को ऐसी निगाहों से देखा, जैसे सिर्फ नजरें नहीं, आग के शोले बरस रहे हो। फिर एक झटके से सर मोड़ा, गोया उसे कुछ कहना ही फिजूल लग रहा हो। यहाँ से जाओ, सब के सब। बारान का हुक्म सुनते ही मुलाजमीन नजरें झुकाए फौरन लाउंज से खिसक गए। तुम लोग भी जाओ। इस बार मुखातिब उसके भाई थे। अरमान और जारून ने एक दूसरे को देखा, सर झुकाया और खामोशी से निकल गए, लेकिन शामिर वहीं खड़ा रहा। शाह, तुझे दावतनामा देना पड़ेगा क्या? बारान के सर्द लहजे में अब तल्खी शामिल थे। देख बारी, शाह। शामिर की बात को दरमियान से काटते हुए बारान ने उसे देखा। वो नजरों का मफहूम समझ गया और बगैर कुछ कहे वापस पलट गया। अब लाउंज में सिर्फ खवातीन थी, सायरा
जो अभी तक गाल थामे बैठी थी, बारान और ज़ारा। बारान ने ज़ारा के बाजू को नरमी से थामते हुए उसे अपनी मोरे के सामने ला खड़ा किया। उसका लहजा अब गवाही मांग रहा था, फैसला नहीं सुना रहा था। अब आप ही बताएं मोरे, मुझे क्या करना चाहिए था? इसके सारे ही बाल यूं बेतरतीब काट कर छोटे कर दिए हैं। ये कहते हुए उसकी ज़ारा की चादर को आहिस्तगी से समेटा और बेढंगी लट को बाहर निकाल कर सामने किया। अस्मा खानम का हाथ खुद ब खुद उनके मुंह पर जा पड़ा, आंखों में हैरत, दिल में दुख। ज़ुबिया खानम भी आगे बढ़ी, उनकी नजरें ज़ारा की चादर से झलकते बेतरतीब बालों पर जमी रह गई। या अल्लाह! उनके लबों से बस यही निकला। उनके खानदान की रिवायत में औरत के बाल इज्जत, हया और वकार की अलामत थे। बिला वजह काटना तो दूर, किसी के बालों की बेहुरमती एक बड़ा गुनाह शुमार होती थी। बारान ने आहिस्तगी से ज़ारा की चादर को दोबारा उसके सर पर दुरुस्त अंदाज में ढक दिया। उसके हर अंदाज में एक तरह का एहतराम, एक किस्म की हिफाजत और नरमी थी। वो गुस्से में भी ज़ारा की इज्जत को सरेआम बेहिजाब नहीं होने दे सकता था। हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सायरा। तुमको शर्म ना आया ये हरकत करते हुए? ज़ुबिया खानम ने नागवारी से सायरा को देखा, जो हुब्बा खानम के साथ लगी बैठी थी। भाभी क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग वनी में आई एक बदसूरत और बेकार लड़की के लिए मेरी बेटी को जलील कर रहे हैं। और बारान, तुमने भी इसे कबूल नहीं किया था, तो अब क्या हो गया है? हुब्बा खानम से जब मजीद बर्दाश्त ना हुआ, तो वो अपनी जगह से खड़े होते हुए तेज लहजे में बोली, बस चाची बहुत हो गया। मैं एक लफ्ज मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये लड़की मेरी बीवी है। मैं इसके साथ क्या सलूक करता हूँ, क्या नहीं, इसका जवाब दो। मैं कम अज कम आपको या आपकी बेटी को तो नहीं हूँ। बारान जबड़े भीतर सख्त लहजे में हुब्बा खानम से मुखातिब हुआ। हुब्बा खानम को तो मानो पतंगे ही लग गए थे। अच्छा, तो ये तुम्हारी बीवी है। लगता है कि तुम भूल रहे हो कि इससे तुम लोग ही शहजाद के कत्ल के बदले खून बहा में लाए थे। देख लिया भाभी आपने? इनमें से किसी को भी आपके बेटे के खून से कोई वास्ता नहीं है। ये सब अपनी जिंदगियों में मगन है। न जाने उस मामूली और आम शक्ल की लड़की ने बारान पर क्या जादू किया है कि वो सब भुलाए उसे अपनी बीवी का मकाम दे रहा है। हुब्बा खानम ने जहर उगलना शुरू किया तो गोया चुप होना भूल ही गई। हुब्बा खानम के अल्फाज बारान के खून में उबाल पैदा करने के लिए काफी थे। वो बेकाबू होकर मजीद कोई पत्थर अल्फाज अदा करता कि अस्मा खानम बोल पड़ी, हुब्बा तुमको शर्म आती है कि नहीं? तुम चाहती क्या हो? क्यों? तुमसे हमारे बच्चे लोग की खुशियां देखी क्यों नहीं जाती? तुम हर किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो, फिर वो जारून की बीवी हो या बारान की। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जुबान के आगे खंदक है, जब भी खुलती है गंद ही निकलता है। अस्मा खानम ने तो अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक कर डाले थे। हुब्बा खानम का आहानत से सियाह होता चेहरा देख हरम ने चेहरे का रुख बदलते हंसी जब्त की, जिसके बायस उसका चेहरा सुर्ख हो गया तो उसका दिल चाहा कि वो जोर से हंसे, लेकिन मौका की नजाकत देकर वो खुद पर कंट्रोल कर गई। बारान ने अब्रू उचकाते अपनी मोरे को देखा जो बोलने पर आई तो चुप होना ही भूल गई थी। अस्मा, हमसे इज्जत से बात करो। हुब्बा खानम इतनी बेइज्जती पर बौखलाए हुए लहजे में बोली, जिसका 1% भी अस्मा खानम पर असर न हुआ। मेरे ख्याल में अब कुछ कहने की जरूरत नहीं रही, लेकिन फिर भी एक बात आप सबके लिए वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। बारान की आवाज गूंजी तो माहौल में संजीदगी गहरी हो गई। उसने आहिस्तगी से ज़ारा का बाजू थामा और उसे खुद के करीब करते हुए अपने बाजू के हिसार में ले लिया। ये महज एक हरकत नहीं थी, बल्कि ऐलान था, तहफ्फुज़ का, ताल्लुक का और इख्तियार का। ये लड़की मेरी बीवी है, बारान हैदर खान की बीवी, इस गांव के सरदार की सरदारनी। उसने एक एक लफ्ज चबा कर कहा, जैसे हर जुमला किसी पत्थर पर नक्श हो रहा हो। बीवी को इज्जत देना मर्द की अकल, ज़र्फ और तरबियत का सबसे खूबसूरत इजहार है। मैं उसके साथ जैसा भी सलूक करूं वो मेरा मामला है, लेकिन याद रखें, आप में से किसी को यह हक नहीं कि उससे बदतमीजी करे या इसके लिए लहजे में गुस्ताखी लाएं। बारान के अल्फाज सायरा के चेहरे पर वो सन्नाटा छोड़ गए जिसे अंदर की लरजती शिकस्त छुपा न सकी। वो जो पल भर पहले खुद को सबसे बेहतर समझ रही थी, अब जमीन में गड़ी जा रही थी। अस्मा खानम और ज़ुबिया खानम की आंखों में चमकती रोशनी फखर के आंसू बन गए। हुब्बा खानम और सायरा की आंखों में वही पुरानी बेयकीनी, जैसे अंजाम उनके गुमान से बहुत मुख्तलिफ निकला हो। अनारा की आंखों में नासमझी झलक रही थी, उस मासूमियत के साथ जो तमाशे देख तो लेती है, समझ नहीं पाती। और हरम वो खामोश मगर मुतमईन थी, जैसे किसी दरीना तमाशे का अंजाम देख लिया हो।
ज़ारा वो कुछ कह न सकी। काश वो अपनी आँखों से ही अपने दिल की बातें कह सकती। उसकी आँखों में जज़्बों का हुजूम था, नमी, वक़ार, हैरत, दुःख, शुक्रगुज़ारी और न जाने क्या कुछ। वो बस बारान को देखे जा रही थी, जैसे उसके अल्फ़ाज़ उसकी खामोशी से छीन लाए हों। बारान अब ज़ुबिया खानम के पास आया, जो हमेशा की तरह शहज़ाद के नाम पर अश्क बहाती रहती थी। उनके पास झुककर वो नरमी से गोया हुआ, ताईजान, आप फ़िक्र न करें। लाला के खून का हिसाब मैं ले रहा हूँ। बहुत जल्द ऐसी खबर दूंगा, जो आपके दिल को करार देगी। उसने ज़ुबिया खानम के आंसू भरे चेहरे को देखते माथे पर नरमी से बोसा दिया। कमरे में एक पल को फिर खामोशी छा गई। बारान ने एक नज़र हुब्बा खानम और सायरा पर डाली। वो नज़र वार्निंग से ज्यादा फैसला थी। फिर ज़ारा का हाथ थाम कर वो सीढ़ियां चढ़ गया, जैसे एक तूफान सब कुछ बिखेर कर अपनी तरजीह को साथ लिए बुलंद होता जा रहा हो। तमाशा खत्म हुआ तो हरम ने आंखें घुमाई और पुरसुकून कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जैसे कह रही हो, यही अंजाम था तुम सबके गुरूर का। उसके पीछे अनारा भी खामोशी से लपकी, उसके चेहरे पर उलझन थी। वो उस हवेली के माहौल से बेखबर, बस अपने डैड का इंतजार कर रही थी, जो सुबह से दावर खान के साथ गए थे और अभी तक वापस न आए थे। सायरा नफरत और हसद से जलती निगाहों से बारान और ज़ारा की ओझल होती पुश्त को देखती रह गई। उसकी आंखें इनकार और इंतकाम से भर गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग मुंतशिर होने लगे। अस्मा खानम ने हुब्बा खानम को नजरअंदाज करते हुए एक मुलाजमा को बुलाया और नाश्ते की तैयारी का कह दिया, जैसे कह रही हूँ, तमाशा अपनी जगह मगर जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। तुम वापस क्यों नहीं जा रहे? दावर खान झील किनारे बैठे बहराम खान को घूर रहा था, जो झील में वक्फे वक्फे से छोटे छोटे कंकर फेंकते हुए गहरे ख्यालात में गुम थे। वो दोनों शामिर के वापस लौटने के बाद से हवेली से निकले हुए थे। हवेली से चंद किलोमीटर दूर एक बुलंद बाला पहाड़ के साथ बहती झील के किनारे दोनों मौजूद थे। दिल नहीं कर रहा। ये वही जवाब था जो पिछले 4 बार पूछने के बाद भी आ रहा था। तुम जानते हो तुम ना गए तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अगर अनारा ने किसी को कुछ बता दिया तो? दावर खान अपना खदशा जाहिर करते हुए उनके पास ही ऊंची नीची ढलान पर बैठ गया। वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। उसने मुझसे वादा किया है। बहराम खान खाली खाली आंखों से उन्हें एक नजर देखकर फिर नजरें झरने से गिरती हुई आबशार पर मरकूज कर गए। तुम वापस चले जाओ ना, फिर कोई मसला ही बाकी नहीं रहेगा। दावर खान की बात फिर उसी नुक्ते पर अटक गई। दावर, बार बार एक ही बात मत करो। मेरा दिल नहीं करता। अब तो क्या करूं? क्या इस झरने से कूद कर मर जाऊं? सच बताऊं, मैं वाकई मर जाता अगर मेरे पीछे कोई रोने वाला ना होता। वह जख्मी आंखों से मुस्कुराते हुए दावर खान को साकित कर गए। कैसी बातें करते हो तुम लाला? अल्लाह ना करे तुमको कुछ हो। वो उनके कंधे पर हाथ फेरते हुए नफी में सर हिला गया। यकीन जानो दावर, बस अनारा की खातिर रोज कतरा कतरा मर रहा हूँ, वरना एक ही बार अपने हाथों से खुद को जाय कर लेता। अब उनकी आवाज में नमी की आमेज़श शामिल थी, जिसे महसूस करते हुए दावर खान मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। उन्हें यह मौजू शुरू करने पर अफसोस हुआ था। दो लोगों की मौजूदगी के बावजूद वहां खामोशी छाई हुई थी। एक बहते झरने का पानी था, जो उस खामोशी को तोड़ रहा था, वरना दोनों के पास बात करने को कोई मौजू ही नहीं था। बाराम ज़ारा को रोती हुई हालत में कमरे में लाया और दरवाज़ा बंद करके उसे वहीं छोड़कर ड्रेसिंग रूम में चला गया। ज़ारा खामोशी से सोफे पर बैठ गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आंसू अब क्यों बह रहे हैं। जब कोई बेइज्जती करता था, तभी आंखें रोती थी और जब कोई इज्जत दे रहा था, तब भी यही आंखें नम हो रही थी। वो बार-बार चादर के कोने से अपनी आंखें रगड़ती, मगर हर बार आंखें शिद्दत से बह पड़ती। अंदर जमा सब कुछ अब बाहर आना चाहता था। तकरीबन 10 मिनट बाद बारान फोन पर बात करता हुआ ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। कॉल पर मसरूफ रहती उसने ज़ारा को बाजू से थामकर ड्रेसिंग टेबल के सामने कुर्सी पर बिठा दिया। जी जी, कंफर्म है कि ये चीजें काम करेंगी? ओके गुड, अल्लाह हाफिज। चंद लम्हों की बात के बाद उसने कॉल मुनक़ता की और फौरन दूसरा नंबर डायल किया। ज़ारा खामोशी से आईने में उसके तमाम हरकत देख रही थी। वो उसे कुर्सी पर बिठा चुका था और खुद न जाने किससे बातों में उलझा हुआ था। हाँ अज़र खान, मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों के नाम भेजे हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर ये सब चाहिए मुझे। बारान ने मुख्तसर मगर वाज़ेह लहजे में कहा, फिर मोबाइल की गैलरी खोलकर कुछ तस्वीर मुंतखब की और ज़र खान को भेज दी। फोन साइड टेबल पर रखकर वो एक लम्हे को खामोश हुआ, मगर कमरे की फिजा अभी ज़ारा की नम सांसों से बोझल थी। बारान ने आंखें बंद करके गहरी सांस भरी
پھر اس نے پلکیں کھولی اور شیشے میں نظر آتے وجود کے عکس کو دیکھا جو ساکت نگاہوں سے اسی کی جانب تک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سیدھی باران کی آنکھوں سے ٹکرائی، گھنی لمبی پلکوں پر ٹھہری نمی کے آنچل تلے چھپی بڑی بڑی پرکشش سیاہ آنکھوں کے گرد پھیلا ہلکا گلابی پن چند لمحوں کے لیے باران کو پلکیں جھپکانا بھلا گیا۔ سنہری آنکھوں اور سیاہ آنکھوں کا یہ خاموش تصادم کچھ ایسا تھا کہ باران کی نظروں کا رنگ بدل گیا۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے وہ اس وجود سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کچھ نہیں۔ وہ پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ان سیاہ آنکھوں سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ اور پھر خوبصورتی رنگ و روپ میں تھوڑی ہوتی ہے، خوبصورتی تو دیکھنے والے کی نظر میں چھپی ہوتی ہے۔ باران کی نگاہوں کی تپش ہی کچھ ایسی تھی کہ زارا گھبرا کر نظریں چرا گئی، پلکوں کی اوٹ میں چھپتی وہ سیاہ آنکھیں باران کے خیال کا تسلسل توڑ گئیں۔ باران نے تیزی سے ارد گرد نظر دوڑائی، اپنے دل پر طاری ہونے والی کیفیت کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک گہرا سانس بھر کر اس کے سر پر سے چادر ہٹانے لگا، پھر اس کے بالوں کی بے ترتیبی دیکھنے لگا جو بکھرے بکھرے سے تھے، جیسے کسی اناڑی نے انہیں درست کرنے کی کوشش کی ہو۔ زارا اس اچانک افتاد پر رونا بھی بھول گئی اور پریشانی سے اپنے سائیں کو دیکھنے لگی جو اب اس کی طرف دیکھے بغیر بالوں کی لمبائی کا اندازہ لگانے میں مصروف تھا۔ اس کے بکھرے بالوں کو دیکھ کر باران کے دل میں پھر سے سائرہ کے لیے غصہ ابھرا۔ اسے پرواہ نہ تھی کہ وہ سامنے ہوتی تو کیا ہوتا، اگر سامنے ہوتی تو شاید وہ غصے میں اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیتا۔ زارا باران کے تاثرات میں چھپی سنجیدگی دیکھ کر لب کاٹتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ سر سیدھا رکھو، وہ نرمی مگر قطعیت سے بولا۔ اس کے بالوں کو ایک سمت سنوارا، قینچی اٹھائی اور انہیں ترتیب دینا شروع کر دیا۔ زارا نے سر جھکایا تو اس نے سنجیدگی سے اسے دوبارہ سیدھا کیا۔ اب وہ پوری احتیاط سے اس کے بالوں کو کنگھی سے سنوارتے ہوئے ایک ایک کونے کو کتر کر برابر کرنے لگا۔ شاید وہ واحد سردار تھا جس نے ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی خود ہیئر کٹنگ کی تھی۔ سائیں اسے اپنے کام میں مگن دیکھ کر زارا دھیمی آواز میں پکار بیٹھی۔ اس نے محض ہنکارا بھرا، نظریں ابھی بھی بالوں پر مرکوز تھی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سوال جیسے بے اختیار لبوں سے نکل گیا، وہی سوال جو اکثر زارا اپنے خوابوں میں کرتی تھی، آج حقیقت میں کر ڈالا تو پسینے سے بھیگ گئی۔ باران نے چند لمحے رک کر اسے دیکھا اور پھر ایسا جواب دیا جو زارا کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے فہم سے اوپر گزر گیا۔ پتہ نہیں، تم میری بیوی ہو، میری ملکیت ہو، آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے تم سے محبت ہو جائے، فی الحال کا مجھے نہیں پتا۔ جواب بہت سادہ تھا، عام سے لہجے میں کہا گیا جیسے کوئی حقیقت بیان کی جا رہی ہو۔ زارا اس سادگی میں الجھ سی گئی جیسے کوئی گتھی سمجھ نہ آئی ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر باران نے ہاتھ روک دیے اور سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ دیکھو لڑکی۔ زارا نے فوراً آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اس کے بالوں کا جائزہ لے کر مطمئن سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ اسے سیدھا کرتے بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور نرمی مگر وضاحت سے اپنی بات مکمل کرنے لگا۔ پہلی بات کہ آئی ایم سوری، تو میری ذمہ داری تھی اور مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہیں اپنے مورے کے حوالے اس لیے کیا تھا کیونکہ میں اپنی ماں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی، لیکن میرے ذہن سے یہ بات بالکل نکل گئی کہ اس حویلی میں میری مورے کے علاوہ بھی عورتیں موجود ہیں۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر لہجہ مزید ٹھہرا ہوا ہو گیا۔ دوسری بات یہ، محبت کی باتیں، لمبے لمبے جملے، زمین آسمان ایک کر دینا، یہ سب مجھے نہیں آتا، لیکن میں تمہیں یقین سے ایک بات کہہ سکتا ہوں، تمہیں میری طرف سے یا میرے گھر والوں کی طرف سے کبھی عزت کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ عزت، تحفظ، تمہاری ضرورتیں اور خواہشیں، ان سب چیزوں میں تمہیں میری طرف سے ہمیشہ مکمل احساس ملے گا۔ وہ گہری سانس لے کر تھوڑا آگے جھکا، آواز میں اب شدت شامل ہو چکی تھی۔ بس اس کے بدلے مجھے تم سے صرف اتنا اطمینان چاہیے کہ تم میری وفادار رہو، اور ایک اور بات، تم میری ملکیت ہو اور میں اپنی کسی بھی چیز میں، خواہ وہ انسان ہو یا شے، کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ اتنا سمجھ لو، باقی میرے ساتھ رہتے رہتے تم آہستہ آہستہ سب سیکھ جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ باران نے اپنی طرف سے ہر بات کو پوری وضاحت سے بیان کر دیا، مگر زارا کے دل و دماغ میں ابھی بہت سی الجھنیں تھیں۔ وہ خاموش رہی، مگر پھر بھی آہستہ سے سر ہلا گئی جیسے وہ جواب دے رہی ہو یا شاید خود کو تسلی دے رہی ہو۔ گڈ، اب جا کر الماری سے اچھے سے کپڑے نکال کر پہنو، آئندہ میں تمہیں ان بوسیدہ اور بے رونق رنگوں والے کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ اس نے انگلی سے زارا کے پرانے بوسیدہ سے دکھتے سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہلکی سی جویلری بھی پہننا۔
मैं मीने के लिए कुछ चीजें लाया था तो तुम्हारे लिए भी साथ ले आया। अंदर अलमारी में सब रखा है, फ्रेश होकर नीचे मोरे के पास जाना। मैं भी आता हूँ। और एक बात याद रखना, अब तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक वनी की नहीं, इस घर की बहू की है। इसलिए अगर कोई उल्टी बात करे तो पूरी इजाजत है कि मुंह तोड़ जवाब देना। कुछ भी हुआ तो मैं हूँ तुम्हारे पीछे। ओके। ज़ारा ने धीरे से सर हिलाया तो भारत ने उसके गाल को नरमी से थपका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पीछे ज़ारा अपने गाल पर हाथ रखे उसके लम्स को महसूस करती हुई झींक सी गई, फिर जल्दी से उठी और ड्रेसिंग रूम की तरफ चल गई। उसने दीवार गिर अलमारी का एक पट खोला तो हैरत से उसकी आंखें फैल गई। वहाँ उसकी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। हर चीज को इश्तियाक से देखते हुए उसने एक खूबसूरत सा सूट निकाला, उसे खुद से लगाकर आईने में देखा, फिर उसके साथ हल्की सी ज्वेलरी और चूड़ियां मुंतखब की और अलमारी बंद कर दी। कुछ देर बाद वो कपड़े तब्दील करके ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो बारान जो बेड के पास खड़ा क्राउन से टेक लगाए हुए था उसे देखकर ठटक गया। ज़ारा ने वेलवेट के नीले चोटों वाली हल्के काम से मज़यन की खूबसूरत फ्रॉक पहनी थी, जिसके साथ बड़ा सा दुपट्टा उसने सलीके से सर पर ओढ़ रखा था। बिना मेकअप के उसका चेहरा मासूमियत और नरमी से भरपूर लग रहा था। कलाइयों में सजी सिल्वर रंग की चूड़ियां उसकी सादगी में नरमी का ऐसा रंग भर रही थी कि बारान को उसे तकते हुए कुछ लम्हों के लिए सब कुछ भूल गया। गुड, ये लगाओ आखिर। वह भी वहीं खड़ा था और उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे परफ्यूम की तरफ इशारा किया। ज़ारा झिझकते हुए कदम उठाती हुई मेज के करीब आई, आहिस्ता से परफ्यूम उठाया, एक हल्का सा स्प्रे खुद पर किया और फिर सवालिया नजरों से बारान की तरफ देखा। जब उसने थोड़ा और लगाने का कहा तो ज़ारा ने पेट में उड़ती तितलियों को बमुश्किल काबू में रखते हुए कुछ और सेंट अपने गिर्द छिड़क लिया। बस, चलो अब अच्छी सी स्माइल चेहरे पर सजाओ और नीचे मोरे के पास जाकर उनकी हेल्प करवाओ। बारान के नर्म लहजे में हिदायत थी। ज़ारा खामोशी से सर हिलाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि उसकी आवाज ने कदम रोक दिए। एक मिनट रुको। ज़ारा पलटकर पीछे देखने लगी। बारान ने अपना मोबाइल साइड पर रखा और उठकर उसके करीब आया। उसने नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और झुककर उसकी पेशानी पर अकीदत से भरपूर बोसा दिया और पीछे हट गया। आप जाओ। वो निगाहों में नरमी समेटे गोया हुआ और कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। ज़ारा चंद लम्हे साकित खड़ी रही। उसके जहन को जैसे समझ ही ना आया कि पल भर में क्या हुआ। फिर जब सब कुछ समझ आया तो उसने अपने माथे पर हाथ रखा और उसके गालों पर एकदम गुलाबी रंग उभर आया। आंखों में जुगनू से उतरे, होठों पर शर्मीली मुस्कुराहट फैल गई। जिंदगी जैसे आसान होने लगी थी। वो खुशी से अपने गाल दोनों हाथों से थपथपाती हुई कमरे से निकल गई। उसकी चूड़ियों की खनक कमरे की खामोश फिजा में घुलती चली गई। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होते हुए आहिस्ता से सलाम किया। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो आज मामूल से मुख्तलिफ लग रही थी। ज़ारून और शामीन ने एक निगाह उसे देखा, फिर नजरें झुकाए नाश्ता करने लगे। वालेकुम अस्सलाम। आओ बच्चा बैठो। अस्मा खानम ने ज़ारा को पहली बार संवरा हुआ देखा तो उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। ज़ारा झिझकते हुए उनके साथ वाली कुर्सी की तरफ बढ़ी थी कि बारान की आवाज ने उसे रोक लिया। उसने देखा बारान डाइनिंग हॉल में दाखिल हो रहा था। वो ग्रे शलवार कमीज में मलबूस था और नीले किनारों वाली शाल कंधे पर डाली अस्मा खानम से झुककर दुआएं ले रहा था। फिर उनसे मुख्तसर हाल अहवाल करते हुए वो अपनी कुर्सी पर आ बैठा। तुम उठो यहाँ से, वहां बैठो। लड़की, इधर आकर बैठो। महाराज ने सायरा को अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठे देखकर सख्त संजीदगी से कहा। सुबह वाली बेइज्जती के बाद भी शायद उसके अंदर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। सब अफराद हैरत थे, बारान की ये कार्रवाई देख रहे थे। तुम्हें समझ नहीं आई क्या कहा है मैंने? उसकी गरजदार आवाज पर सायरा चौंक कर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बारान ने ज़ारा की तरफ देखा और नरमी से अपने पहलू में पड़ी खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। ज़ारा जो कुछ शर्मिंदा सी थी और इधर उधर देख रही थी, खामोशी से उसके पास आकर बैठ गई। अब से तुम यहीं बैठोगी। अगर कोई और यहाँ आ बैठे तो उसका बाजू पकड़कर उठा देना। दोबारा मुझे कुछ कहने की जरूरत न पड़े। बारान ने सख्त निगाहों से सायरा को घूरते हुए ये बात ज़ारा को बावर करवाई। ज़ारा हैरत से उसकी तरफ देखती रही, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। बारान का ये बदलता रवैया देखकर वहां पर बैठे सब लोग मुस्कुरा दिए थे। वो तो शुरू से ही वनी में आई किसी लड़की पे जुल्म के हक में न थे। उनका मानना था कि वो खुद भी बेटी वाले हैं तो किसी और की बेटी की आहें क्यों लें। ये तो सिर्फ हुब्बा खानम और सायरा थी जिन्होंने चुपके से जुल्म की फिजा कायम की, वरना बाकी घराने वाले हरगिज जालिम ना थे। वनी में आई लड़की को जानवर समझना जरूरी तो नहीं।
ایسا معصوم وجود جس کی غلطی ہی نہ ہو سزا کا حقدار کیوں ٹھہرے؟ جن کا گناہ تھا ان کو تو برابر کی سزا مل رہی تھی، لیکن جس کا جرم ہی نہ تھا اسے کیوں رلایا جائے؟ زارا نے پہلی بار محسوس کیا وہ سب کے درمیان کھل کر اور سکون سے سانس لے رہی ہے، ورنہ تو اس کی سانس ہمیشہ اٹکی ہی رہتی۔ یہ ڈر لیے کہ کہیں کوئی اسے رسوا نہ کر دے، اس نے باران کی طرف دیکھا تشکر بھری نظروں سے، جیسے دل بھر کر شکریہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ باران کی نگاہوں نے وہ خاموش شکریہ محسوس کر لیا اور اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زارا کی خالی پلیٹ دیکھ کر اس نے اپنی پلیٹ درمیان میں رکھ دی، مطلب بالکل واضح تھا، اس میں سے کھاؤ۔ زارا نے شرم سے چور ہو کر ادھر ادھر دیکھا، سب لوگ اپنے ناشتے میں مصروف تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے قطرے اطمینان کا سانس لیا اور پھر آہستہ سیکنے والا توڑ کر اپنے منہ میں رکھا، سر جھکائے وہ سادہ پن سے کھانے لگی۔ چند نوالی کھانے کے بعد وہ رک گئی، کچھ گھنٹے پہلے وہ ناشتہ کر چکی تھی، اس لیے اب پیٹ میں گنجائش نہیں تھی۔ باران اور شامیر آپس میں کسی بات میں مصروف تھے۔ زارون جس کی رات کی ڈیوٹی تھی کچھ دیر کے لیے سونے جا چکا تھا۔ ارمان جیک کو اپنا علاقہ دکھانے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ موسیٰ زرمینی کو لینے کالج گیا تھا۔ حرم نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اب اپنے کمرے کے بجائے لاؤنج میں تھی، جہاں اسما خانم اور زوبیہ خانم زیورات نکالے مصروف بیٹھی تھی۔ زارون کے ولیمہ اور شامیر کے نکاح کی تیاریوں کے باعث کام بڑھ چکا تھا اور گھر میں ایک ہلکی سی خوشی بھری گہما گہمی پھیلی ہوئی تھی۔ آج کا دن بھی تیز بہتے پانی کی دھار کے مانند لمحہ بلمحہ بہتا چلا گیا۔ سورج کے غروب ہوتے آسمان نے سرمئی چادر اوڑھ لی۔ چرند پرند جو دن بھر رزق کی تلاش میں سرگرداں رہے، اب اپنے آشیانوں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ مغرب کی اذان، ڈوبتا سورج، مہکتی ہوئی ٹھنڈی ہوا، یہ سب کچھ ایسا منظر ترتیب دے رہے تھے جو دل کی تہوں تک سکون اتار دیتا ہے۔ سردیوں کی شاموں کی یہی تو خاص بات ہوتی ہے، ٹھنڈی نرم ہوائیں، آسمان پر تیرتے روئی جیسے بادل اور فضا میں خاموشی جو نہ خالی لگتی ہے نہ بوجھل۔ اگر آنکھیں بند کر کے اس ہوا میں ایک لمبی سانس لی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے روح کو تھپکی دے کر پرسکون کیا جا رہا ہو۔ یہی کیفیت اس وقت حرم کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بالکنی کے دہانے پر کھڑی آنکھیں موندے نرم سرد ہوا میں گہری سانس لے رہی تھی، جیسے اپنے اندرونی کشمکش پر مرہم رکھ رہی ہو۔ وہ جب بھی کسی شدید غصے یا ذہنی دباؤ میں ہوتی یوں ہی خود کو ہوا کے سپرد کر دیا کرتی۔ اس وقت بھی وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بڑی سی شال اوڑھے بہتے دریا کی آواز سنتی ہوئی خاموشی سے کھڑی تھی۔ سنہرے ریشمی دھاگوں جیسے بالوں کو جوڑے میں سمیٹ رکھا تھا، مگر چند لٹیں اس کے سرخ ہوتے گالوں سے شرارتیں کر رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے سے نیلی آنکھوں والا مرد اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا جس کی اسکرین پر کوئی ویڈیو روک دی گئی تھی۔ حرم، اس نے پکارا۔ سرمئی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی۔ حرم نے تیزی سے رخ موڑا اور 6 قدموں کا فاصلہ 3 قدموں میں طے کیا۔ کنفرم ہے؟ ہاں بالکل کنفرم ہے، اس کی آواز میں ٹھوس یقین تھا۔ حرم خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ گڈ، اگر ہمارا کام پرسوں تک مکمل ہو گیا تو ہم نکاح سے پہلے ہی نکل جائیں گے، وہ سنجیدگی سے بولی اور سگریٹ باکس نکال کر ایک سگریٹ سلگائی۔ لائٹر کی ہلکی آنچ نے سگریٹ کو روشن کیا تو وہ اسے لبوں میں دبائے دھوئیں کو آہستہ سے فضا میں چھوڑنے لگی۔ تو کیا تم شامیر سے نکاح نہیں کرو گی؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں یہ نکاح کرنے نہیں آئی، مجھے بس اپنا بدلہ لینا ہے۔ اس کا لہجہ قطن تھا، جیسے کوئی فیصلہ مدتوں پہلے ہو چکا ہو۔ تو کیا تم اسے محبت نہیں کرتی؟ جبران نے کہتے ہوئے دروازہ بند کیا اور سوال کے جواب میں ایک اور سوال رکھ دیا۔ اس کے سوال پر حرم نے کچھ نگلا تھا، شاید آنسوؤں کا گولا، اندر کی کوئی تکلیف۔ وہ لمحے بھر کو چپ رہی، پھر بولی، جبران، میں محبت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی میرا وجود محبت کے لیے تخلیق ہوا ہے۔ حرم کی زندگی میں محبت کا کوئی ذرہ نہیں، مجھے اس سے انس ہے، عقیدت ہے، جنون ہے، لیکن محبت نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ اسے بولتے بولتے آنکھیں موند لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جبران اس کی آنکھوں میں چھپا درد پڑھ لے۔ کیوں؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا، دیوار سے ٹیک لگائے۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی سچائی چپکے سے اس کے دل میں اتر رہی ہو۔ کون کہتا ہے کہ نصیب کا تعلق حسن سے ہوتا ہے؟ کیونکہ میرا وجود محبت کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ محبت تو ایک پاکیزہ جذبہ ہے اور پاک جذبے ہمیشہ ان دلوں میں جنم لیتے ہیں جو روشن اور شفاف ہوں۔ میرا دل تو سیاہ ہے جبران، وہاں محبت کی کوئی کوپل نہیں پھوٹ سکتی، اور اگر غلطی سے کبھی پھوٹ بھی گئی تو وہاں کی حبس اور گھٹن اسے پروان چڑھنے سے پہلے ہی مار دے گی۔ وہ آنکھیں بند کے شاید پہلی بار
अपने दिल का नासूर खोल रही थी। वो उस लम्हे खुद भी महसूस न कर पाई कि बरसों बाद वो अपने जख्म को लफ्जों के हाथों उधेड़ चुकी है। जिब्रान चुपचाप उसे देख रहा था। वो लड़की जो खुद को सख्त जाहिर कर रही थी, आज अपने अंदर की टूट फूट में खड़ी थी। कमरे में कई लम्हों तक सिर्फ खामोशी की आवाज थी, और फिर उस सुकूत में जिब्रान की नर्म आवाज उभरी, "से मत प्यार करो, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती है।" वो उसे सिगरेट के कश पर कश लेते देखकर तासिफ से बोला, "और जो पहले ही खोखला है वो क्या?" वो धुआं हवा के सुपुर्द करते हुए तंजिया बोली, जिसके जुमले के पीछे सदियों की थकन छुपी थी, "छोड़ दो उन बातों को, अब तो तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत करीब है।" जिब्रान की नजरें ऐश ट्रे में जमा राख पर थी, जैसे वहां माजी के झुलसे हुए लम्हे बिखरे हुए हों। कोई जाकर बताए उस मंजिले बेरहम को, क्या कुछ छीन लिया है उसके सफर ने मुझसे। उसकी आवाज में ऐसा कर्ब था जो लफ्जों से बाहर निकल कर दिल की गहराइयों को चीर जाते। जिब्रान लाजवाब सा बस उसे देखता रह गया। काश वो उसकी जिंदगी से हर जख्म, हर दर्द, हर खालीपन को खींच कर बाहर फेंक सकता। वो सिगरेट को उंगलियों की पूरों में थामे, आंखें बंद किए, किसी गहरी सोच में गुम थी। फिर मंजर बदला। वो अपने पीछे पलटकर हरम के माजी की एक खिड़की खोली। जाहिरा बेगम किचन में बर्तन धोकर रेक में रख रही थी। एक जोरदार चीख की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। घबराहट में उनके हाथ से उनके जहेज का एक कीमती गिलास टूट गया, मगर वो बगैर रुके चीख की सिमत दौड़ गई। क्या हुआ? कौन चीखा? वह भागती हुई अंदर आई। सामने ज़ैनब बेड पर खड़ी थी और कुछ फासले पर फातिमा साकित खड़ी थी। अरे कुछ बताओ भी, क्या हुआ है? उन्होंने गुस्से से कहा। मामा, आपो जान चीखी थी। फातिमा ने जल्दी से ज़ैनब की तरफ इशारा किया, जो आधे बाल दाएं और आधे बाएं किए शायद तेल लगाते हुए खड़ी थी। क्यों चीखी थी? मामा, कॉकरोच। ज़ैनब ने हाथ से इशारा करते हुए बताया। ज़ाहिरा बेगम ने पहले ज़ैनब को देखा, फिर फातिमा को, और आखिर में अपने पाँव के करीब रेंगते इस छोटे से कॉकरोच को। उन्होंने अपनी चप्पल उठाकर उसे रौंद डाला, और वो वहीं खत्म हुआ। देखकर अपनी बार फातिमा चीख पड़ी। अब तुम्हें क्या हो गया? ज़ाहिरा बेगम ने हैरत से पूछा। आपने उसे मार दिया? उसके घर वाले उसका इंतजार कर रहे होंगे। क्या उसकी बीवी बच्चे नहीं होंगे? क्या कॉकरोच का दिल नहीं होता? क्या कॉकरोच इंसान नहीं होते? फातिमा की आंखें नम थी, आवाज भर आ गई। नहीं। ज़ैनब और ज़ाहिरा बेगम ने यकजुबान होकर कहा, तो वो वहीं बैठकर रोने लगी। फातिमा, अल्लाह का वास्ता है ज़ैनब से दूर रहा करो। उसके साथ रह रहकर तुम भी पागल हो गई हो, और अगर मैं कुछ देर और तुम दोनों के साथ रही तो शायद मैं भी हो जाऊंगी। ज़ाहिरा बेगम गुस्से से कहती कमरे से निकल गई। असल अफसोस उन्हें अपने ग्लास का था, जो शादी के 20 साल बाद भी उनके लिए बेशकीमत था। आखिरकार माँ बाप की मोहब्बत से मिली वाहिद निशानी थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे भी डांट पड़ी है। ज़ैनब ने फातिमा को घूरते हुए कहा, जो अभी कॉकरोच की लाश के पास बैठी उसका शोक मना रही थी। एक तो उस लड़की का दिल बहुत छोटा है, जरा जरा सी बात पर डर जाती है। वो बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई, और पीछे फातिमा मासूमियत से दुनिया के छोटे जानदारों का नोहा पड़ती रह गई। हनान के अब्बा, समझाएं अपनी बेटियों को, बहुत तंग कर रखा है इन्होंने मुझे। ज़ाहिरा बेगम दुपट्टे को संभालते कमरे में दाखिल होते ही शिकायत भरे अंदाज में बोली। सामने ज़ैनब और फातिमा शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी, और कुछ फासले पर चटाई पर चौकड़ी मारे बैठे हनान और मन्नान उनकी इज्जत अफसाई से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम दोनों अपनी माँ को परेशान करती हो? दाऊद साहब ने मसनूई सख्ती से इस्तफसार किया। वो औलाद से सख्त लहजे में कम ही बात करते थे, मगर ज़ाहिरा बेगम के रूबरू ऐसा करना मजबूरी बन जाता था। बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया, आपो जान चीखी थी। फातिमा ने आंखों में नमी भर लाते जल्दी से सफाई दी। अच्छा, तो वो जो कॉकरोच की लाश पर मातम हो रहा था, वो क्या था? ज़ैनब ने उसे घूरते हुए होंठ भींचे। कॉकरोच की लाश? हनान और मन्नान ने बैक वक्त दोहराया, और अगले ही लम्हे उनकी हंसी छूट गई। दाऊद साहब भी हंसी न रोक पाए, मगर ज़ाहिरा बेगम की घूरी देखकर फौरन संजीदा हो गए। बाबा, मेरी तो कोई गलती नहीं। मामा ने उस मासूम को अपने पांव तले कुचल कर मार दिया। अब उसके अम्मी अबू परेशान होंगे ना? फातिमा ने पलके झपकाते सादगी और मासूमियत के पैकर में लिपटी बात कही, तो मन्नान और हन्नान की हंसी मजीद तेज हो गई। ज़ाहिरा बेगम का मूड बिगड़ने से पहले दाऊद साहब ने बेटियों को प्यार से समझाया, बेटा जाओ, जाकर खेलो, और जानब, तुम माँ को यूं तंग न किया करो।
चारों बच्चों के चले जाने के बाद वो मुस्कुराकर ज़ाहिरा बेगम के कंधे पर बाजू रखते नर्म लहजे में बोले, क्यों डांटती हो मेरी बेटियों को? ज़ाहिरा बेगम ने गहरा सांस लिया। मनान क्या अब्बा, आप नहीं समझते आजकल के ज़माने को। दुनिया आजकल सीधी-सादी भोली लड़कियों को जीने नहीं देती है। अगर आज से ही उनकी तरबियत न की, तो कल को कोई मामूली सख्ती भी बर्दाश्त ना कर सकेंगी। लो भला, ऐसे कैसे कोई सख्ती करेगा? जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चों को ज़माने की सर्द और गर्म हवा छू कर भी नहीं गुजर सकती। इनका बाप इनकी ढाल बनकर हमेशा इनके साथ खड़ा होगा। वो पुरअज़म लहजे में बोले। ज़ाहिरा बेगम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को थोड़ी देर के लिए मुतमईन कर देती। वक्त ने पलटा खाया, मंजर बदल चुका था। सिगरेट उंगलियों में दबी हुई अब राख बन रही थी। हरम ने झटके से आंखें खोली। सुलगते सिगरेट ने उसकी उंगली की पूरे जला दी थी। वो सिगरेट नीचे फेंककर सोफे के पुर से सर टिकाकर आंखें बंद कर गई। जिब्रान अब मौजूद नहीं था, शायद अपने कमरे में जा चुका था। बाप की बातें याद आती, उसकी आंखें भीग जाती। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चों को जमाने की सर्द और गर्म हवा छू कर भी नहीं गुजर सकती। वो सच कहते थे। वाकई जब तक वो जिंदा थे, कोई दर्द, कोई दुख, कोई बेरहम हवा उसके करीब न फटकी थी। लेकिन उनके बाद वही सर्द गर्म हवाएं उसे नोचने लगी। अब कोई ढाल न थी, कोई साया न था, कोई बाप सा बाजू जो कंधे पर हाथ रख कर कहता, बेटा मैं हूं ना। क्या माँ से बढ़कर कोई मेहरबान होता है? क्या बाप से मजबूत कोई साहिबान होता है? जवाब आया, नहीं, हरगिज नहीं। हाँ जी, तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर स्टॉप करते हैं। बारान तो थप्पड़ खान निकला। उसने पहले थप्पड़ मारा ज़ारा को, आज उसने थप्पड़ मारा है सायरा को, और अब देखते हैं कि वो थप्पड़ों की बारिश यहीं रोक देता है या आगे कंटिन्यू करता है। और खैर से आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआ में याद रखें। बाय।